जी बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। तो हमारा आज का जो टॉपिक है ये है सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में दो पर्सन थे। ये एक पर्सन थे हमारे मिस्टर एक्स, और इन्होंने मिस्टर वाई को एक सामान भेजा। सेल नहीं किया, भेजा। ठीक है जी। गुड्स सोल्ड नहीं कहूंगा, सेंट कहूंगा। और बोला कि मुझे आप, मतलब अब मिस्टर वाई को क्या करना था? मिस्टर वाई को बोला कि भाई आप है ना इस सामान को अपने पास रखिए, और अगर आपको समझ में आए तो आप या तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। कब तक? विद इन 15 डेज। कब भेजा था? 1/4/2021 को। अब मिस्टर, चलिए मैं सर कुछ दिख नहीं रहा। कुछ दिख नहीं रहा। बेटा मैंने तो आपके साथ में स्क्रीन शेयर की हुई है। दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। तो दिख रहा है। दिख गया सर, दिख गया, आ गई सर। 27 मार्च 2021 को इन्होंने सामान बेचा, और 15 दिन के अंदर इनको हाँ करनी थी वाई को या ना करनी थी, 15 डेज के अंदर। अब सिचुएशंस क्या कहती हैं? सिचुएशन की कहती हैं कि मिस्टर वाई क्या कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। अब जब भी ये सिचुएशन होती है, ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, जब भी ये सिचुएशन होती है तो तीन काम होते हैं सर। या तो एक्सेप्टेंस आएगी, या फिर रिजेक्शन आएगा, है ना? और या फिर ना ही एक्सेप्टेंस आएगी और ना ही रिजेक्शन आएगा। टाइम पीरियड नॉट लैप्स आएगा। नॉट एक्सपायर्ड। Therefore, neither accepted nor rejected। हाँ जी, बातें समझ में आई कि ये जो चीज है, इस सिचुएशन के अंदर तीन काम होते हैं। हमने 15 दिन का टाइम पीरियड दिया था उनको, तो 15 दिन का टाइम पीरियड बीत गया तो या तो एक्सेप्टेंस आएगी या रिजेक्शन आएगी। और अगर 15 दिन का टाइम पीरियड अभी तक नहीं बीता तो ना ही एक्सेप्टेंस आई होगी ना रिजेक्शन आई होगी। क्यों? क्योंकि 15 दिन का टाइम पीरियड अभी तक लैप्स नहीं हुआ था। चलें जी आगे। ये बना लिया आप लोगों ने? सर हाँ जी बेटा। सर ये हम कौन से चैप्टर का पाठ कर रहे हैं? बेटा ये हम कर रहे हैं, हमारे पास एक एक्सक्लूसिव चैप्टर है, गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस। सर ये सेकंड बुक में है। मेरी बेटी ये तो तुम देख लो। फर्स्ट 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 में लास्ट यूनिट की। सेकंड हाँ के चक्कर में उलझे रहोगे क्या? सर एक्चुअली टुडे इज माय फर्स्ट क्लास, तो इसलिए। अच्छा, आपका नाम क्या है गुड़िया? अनिका। अच्छा, ठीक है बेटा। हमारे पास में ये गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस एक पूरा चैप्टर है। सर ओके हाँ बेटा। सर एक बार और इसे समझा दो।
दोबारा बता दूंगा, ये योग्यता है देखो मैं दोबारा समझा देता हूं। मैंने चैप्टर अभी अभी शुरू किया है, चैप्टर का नाम है गुड्स सोल्ड ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस। मिस्टर एक्स है हमारे एक पर्सन, और उन्होंने मिस्टर वाई को कुछ सामान भेजा, नॉट बेचा बट भेजा, गुड्स सेंड की। ठीक है सर, गुड्स सेंड कर दी। और गुड्स सेंड कब की? 27/3/2021 को। और बोला कि 15 दिनों के अंदर अंदर या तो मुझे हाँ बोल देना या फिर ना बोल देना कि आपको ये सामान पसंद है या नहीं। 15 दिनों के अंदर अंदर बोलना। अब इस सिचुएशन के अंदर 3 कंडीशन होती हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर या तो एक्सेप्टेंस आ जाएगी या फिर रिजेक्शन आ जाएगा। मिस्टर वाई कहेंगे या तो ये चीजें मुझे पसंद है या फिर पसंद नहीं है। अच्छा, अब एक तीसरी सिचुएशन भी हो सकती है, ना ही हाँ आए और ना ही ना आए। क्यों भाई, क्यों ऐसा क्यों होगा? क्योंकि सर अभी टाइम पीरियड जो है ना वो एक्सपायर नहीं हुआ, 15 दिन अभी पूरे नहीं हुए, तो ना ही उसकी अभी तक हाँ आई है और ना ही उसकी ना आई है। इसमें किसी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे को इतने पॉइंट के अंदर? मेरे हिसाब से नहीं नो होगा। सर। चलो सर ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर हाँ, सर हम कंसाइनमेंट में भी टाइम देते हैं थोड़ा अगर सा हम किसी के आवाज पास तेज गुड करना। सर कंसाइनमेंट में भी टाइम देते हैं अगर गुड्स भेजते हैं किसी के पास तब। बेटा यहाँ कंसाइनमेंट नहीं, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल चल रहा है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैंने अपने एग्जाम्पल के अंदर 15 दिन का टाइम पीरियड दिया था सिर्फ। ठीक है, ठीक है। चलूं आगे। अब देखो, सुनो हाँ मेरी बात ध्यान से। तो मैंने 15 दिन का टाइम पीरियड दिया। एक एग्जाम्पल और देता हूं तुम्हारे को, एक एग्जाम्पल देता हूं। मुझे किसी पर्सन ने ये बोला, मुझे किसी पर्सन ने ये बोला कि सर मुझे एक गाड़ी बेच दीजिए, आप अपनी गाड़ी मुझे दे दीजिए। मान लीजिए मैं एक कंपनी हूं जिसका की काम है गाड़ियां बेचने का। मान लीजिए मैं मारुति सुजुकी हूं। तो मारुति सुजुकी को बोला उसके कस्टमर ने कि मेरे को गाड़ी बेच दो। और मान लो आज था फ्राइडे, सैटरडे और संडे की है छुट्टी, तो गाड़ी का रिजर्वेशन, गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो पाएगा 2 दिन के लिए। अब इस सिचुएशन में जो हमारे पास में हमारा कस्टमर है वो बार बार जिद कर रहा है कि नहीं मुझे तो गाड़ी की डिलीवरी आज ही चाहिए। तो मैंने यानी कि कंपनी ने उससे एक अंडरटेकिंग ले ली। मैंने कहा ठीक है सर, आप यहाँ पे एक अंडरटेकिंग के ऊपर साइन कर दीजिए और लिख दीजिए कि अगर इस गाड़ी से किसी को भी कोई नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, कंपनी नहीं होगी। तो उसने ऐसा ही किया। अब इस सिचुएशन के अंदर जो गाड़ी ट्रांसफर हमने कर दी है उससे होने वाले किसी भी तरीके के एक्सीडेंट का या नुकसान का रिस्क किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाता है? बोलो बच्चों, क्या ये रिस्क कंपनी के पास रहता है या ये रिस्क कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है? कस्टमर के ऊपर ट्रांसफर हो जाता कस्टमर है। के ऊपर ट्रांसफर हो जाता है क्योंकि कस्टमर ने अंडरटेकिंग दे दी ना। एक सर सेकंड ठहरना सर। तो बेटा
हमारा जो रिस्क है वो किसके पास में ट्रांसफर हो जाएगा? वो ट्रांसफर हो कस्टमर। जाएगा हमारे कस्टमर के पास में। ठीक है सर। अब इस चीज को थोड़ा लिखते हैं, क्योंकि लिखेंगे नहीं ना तो भूल जाएंगे। ठीक है, लिखिएगा। जो मैं लिखवा रहा हूं वो भी लिखिएगा। सेल कैन बी कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। सेल्स कैश और क्रेडिट दोनों ही हो सकती है। ठीक। if the goods transferred at the request of customer then the risk shall also be transferred to customer. अच्छा, अब आपने इस चीज को तो पहले पढ़ा ही होगा। एक्सेप्टेंस may be expressed or implied. और implied। सर ये क्या पढ़ा रहे हो आज आप? अकाउंट्स छोड़ करके लॉ पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं लॉ नहीं, मैं अकाउंट्स ही पढ़ाऊंगा, लेकिन कुछ रिलेशन है दोनों के बीच में, तो बस उसी को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक्सेप्टेंस की बात करते हैं। यहाँ पे मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई ने कुछ सामान भेजा और बोला विद इन 15 डेज आप इस सामान को या तो दे देना मुझे वापस या फिर अपने पास रख लेना। अगर 15 दिन बीत गए हैं और मिस्टर वाई ने कोई जवाब ही नहीं दिया, तो उसको क्या मानोगे, एक्सेप्टेंस या रिजेक्टेंस? रिजेक्ट करना। एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मानेंगे सर। और ये कौन सी एक्सेप्टेंस होगी, एम्प्लॉयड या फिर एक्सप्रेस्ड? इम्प्लाइड। Implied. है ना। इतना तो हमें सर हमारे क्या नाम है लॉ वाले सर ने, हमारे इश्मीत सर ने समझाया ये। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम ये बोलते हैं सर हमारे पास में हमें ये बहुत अच्छे से मालूम है कि एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन कोई भी चीज हो, ये दो तरीके की हो सकती है। हम इम्प्लाइड भी कर सकते हैं और इसको एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोग देखते हैं कि जब हमारे पास एक सिचुएशन को समझना कि टाइम पीरियड इज नॉट एक्सपायर्ड। तीसरी सिचुएशन है टाइम पीरियड इज नॉट एक्सपायर्ड। पहले आप लोग लिख लो, फिर हम इस चीज को समझेंगे। एंड ईयर एंड्स, तो दो चीजें हैं हमारे पास। इफ ऑन 31st March, दैट इज कौन सा डे था वो, थर्ड डे मान लेते हैं। I treat it as a sale and later on
goods will rejected. Then the treatment may go wrong. और अगर if on 31 मार्च यानी कि थर्ड डे I treat it as a closing stock and later on goods accepted by customer even then चला ही नहीं रहा, नीचे से कहां से चलेगा? treatment may go wrong. हाँ जी, या मैं तीसरी सिचुएशन की बात कर रहा हूं. क्या सिचुएशन की बात कर रहा हूं मैं कहता हूं जी टाइम पीरियड जो था ना वो लैप्स नहीं हुआ था, लेकिन ईयर एंड हो गया था. कैसे? क्योंकि सर मैंने ना 27 मार्च को सामान बेचा और टाइम पीरियड 15 दिन का था. 15 दिनों बाद इधर से तो वो ना गलत ना 4 आनी थी, 13/4 तक जवाब देना था, लेकिन आप बीच अपना मेरा रिचार्ज ईयर करवा एंड आ गया, 31 मार्च आ गया, बीच में 31 मार्च आ गया. अब इस 31 मार्च को मैं क्या ट्रीटमेंट दूं अपनी ऐसी बिकी हुई चीजों को जिनके बारे में अभी तक ना हाँ आई है ना आई है, ये मैंने समझना है. तो मैं क्या कहता हूं, मैंने पहले ऑप्शन में सोचा कि मैं तीसरे दिन पे यानी कि 31 मार्च पे इसको मैं ना अपनी सेल मान लेता हूं. क्या मान लेता हूं मैं इसको? अपनी सेल मान लेता हूं. लेकिन सेल कैसे मान लूं? अगर बाद में ये रिजेक्ट हो गई तो जो मैंने इसको सेल माना था वो सेल मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. दूसरा काम किया मैंने कहा अच्छा एक काम करता हूं, मैं इसको अपनी सेल नहीं मानता, मैं इसको अपना क्लोजिंग स्टॉक मान लेता हूं. ये मान लेता हूं कि ये बिका ही नहीं है. फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको आज अपना क्लोजिंग स्टॉक मान लूंगा और बाद में जाकर के एक्सेप्ट हो गई गुड्स तो फिर से मेरा ट्रीटमेंट गलत हो जाएगा. ये बात समझ में आती है आप लोगों को? Yes, तो sir. दोनों तरफ से फंसा पड़ा हूं मैं, दोनों ही तरफ से फंसा पड़ा हूं. क्या करूं? सिर पकड़ के बैठा हूं घर में कि हे भगवान 27 मार्च को जो मैंने सेल की थी जिसका कि जवाब 13 अप्रैल तक आना है, उसको 31 मार्च को मैं क्या दिखाऊं? सेल दिखाऊं या क्लोजिंग स्टॉक दिखाऊं? अब बस इसी चीज के ऊपर ये चैप्टर बना है, इसी चीज के ऊपर ये चैप्टर बना है कि हमें अलग अलग सिचुएशंस में करना क्या है. तो आओ जी समझते हैं. जब ये सिचुएशंस हमारे साथ में होती हैं, जब ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास, तो ऐसी सिचुएशन अबव सिचुएशन, अबव सिचुएशन हमारे बिजनेस के अंदर होती है कुछ इस तरीके से. ओकेजनली होती है.
कभी कभार हो गया हमारे बिजनेस में ऐसा, या फिर ऐसी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं वो नॉर्मली होती हैं, यानी कि फ्रीक्वेंटली होती हैं। फ्रीक्वेंटली होती है, आमतौर पे देखी जाती है। या फिर ऐसी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो वॉल्यूमिनस होती हैं। वॉल्यूमिनस का मतलब क्या होता है कि इस ट्रांजैक्शन के बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता। मतलब मैं किन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं? गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस की बात कर रहा हूं। भाई मैं एक दुकानदार था, मेरी सारी की सारी सेल जो है वो नॉर्मली चलती है, या तो कैश चलती है या क्रेडिट चलती है। लेकिन ओकेजनली कभी कभी कोई ऐसा ग्राहक मेरे पास आ जाता है जो कहता है भाई बाद में बताऊंगा कि ये चीज एक्सेप्ट करनी है या रिजेक्ट करनी है। तो ऐसा मेरे बिजनेस में ओकेजनली होता है। नंबर 2, नहीं सर, ऐसा मेरे बिजनेस के अंदर गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस नॉर्मली होता है या फ्रीक्वेंटली होता है। और तीसरा, वॉल्यूमिनस, यानी कि ऐसा मेरे बिजनेस पे होता ही है। मेरा बिजनेस ऐसे ट्रांजैक्शंस के बिना चल ही नहीं सकता। तीनों कंडीशंस हमें सीखनी है इस चैप्टर के अंदर। पहले कंडीशन समझ में आई? पहली कंडीशन कि सर कभी कभी हो जाता है कि कोई ऐसा ग्राहक मुझे आ जाता है मेरा सिर खाने के लिए, क्या बोलता है कि मैं ना घर जा करके बीवी से सलाह मिला करके 14 दिन बाद तब बताऊंगा। दूसरा, मेरे पास ऐसे ग्राहक बहुत आम तौर पे आते हैं, यानी कि 60-40 की रेशियो है। अगर 60% कैश और क्रेडिट वाले होते हैं तो 40% जो कहते हैं घर पे जाकर के सलाह मिला करके फिर बताऊंगा। और तीसरा सिचुएशन क्या कहता है? कहता है जी मेरे पास तो आते ही ऐसे बंदे हैं जो सामान उठा के ले जाते हैं और बोलते हैं घर जाकर के सलाह मिला करके तब बताऊंगा। तो ये सिचुएशंस हैं हमारे पास। ठीक है जी। अगर ओकेजनली ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप इसको क्या ट्रीट करेंगे? आप एक्सेप्टेंस को सर सेल ट्रीट करेंगे और रिजेक्शन को क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट करेंगे, है ना भाई? सोचने वाली बात है। अगर सामने वाले ने हाँ बोल दिया तो हम मान लेंगे सामान बिक गया, और अगर उसने ना कर दिया तो हम मानेंगे कि हमारा सामान हमारे पास वापस आएगा, और हमारा सामान वापस आएगा तो कहां जुड़ जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक में जुड़ जाएगा। ठीक है, बोलता है अच्छा अगर नॉर्मली या फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है आपके साथ में, तो अब आप क्या करो? सेपरेट रजिस्टर बनाओ। सेपरेट रजिस्टर्स बनाओ। यानी कि मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि मेरे पास में ऐसे ग्राहक आते हैं, मेरे पास 100 ग्राहक आते हैं, और 100 ग्राहकों में से 60 ग्राहक कैश और क्रेडिट वाले होते हैं, और 40 ग्राहक कौन से होते हैं? 40 कस्टमर कौन से होते हैं? 40 कस्टमर ऐसे होते हैं जो कहते हैं सलाह मिला करके घर पे जाकर के सलाह मिलाऊंगा, 15 दिन बाद तब बताऊंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अपने अकाउंटेंट को बोला, मैंने कहा देखो ये लोग है ना बहुत सारे हैं, इक्का दुक्का नहीं है, 40 लोग हैं, 100 में से 40 लोग ऐसे ही हैं। तो आप एक काम करो, इन 40 लोगों का एक अलग से रजिस्टर मेंटेन कर दो, जिनमें इनके नाम लिखेंगे हम, अलग से रजिस्टर मेंटेन कर दो। तो मेरा अकाउंटेंट कहता है ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? 60 बंदे जो नॉर्मली कैश और क्रेडिट ले रहे हैं उनको तो मैं अलग रजिस्टर में लिख रहा हूं, और 40 बंदों को अलग रजिस्टर में लिख रहा हूं, सेपरेट रजिस्टर। वॉल्यूमिनस, अगर ऐसे लोग बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं तो मैं इनके लिए सेपरेट रजिस्टर नहीं, सेपरेट बुक्स लगा लेता हूं।
सेपरेट बुक्स लगा लेता हूं, अलग से किताबें, रजिस्टर्स नहीं किताबें, और ऐसी सेपरेट बुक्स को मैं मेमोरेंडम बुक्स कहता हूं। मेमोरेंडम बुक्स यानी कि मैंने क्या कहा, मैंने कहा इनके लिए तो अलग से ही काम कर लो, इनके लिए तो बुक्स ही अलग बना लो। ठीक है जी, ओके, चले जी। सर ये मेमोरेंडम बुक्स कौन सी होती है? हाँ बेटा, ये मेमोरेंडम बुक्स वो होती हैं, अब जो मेरी बात आप ध्यान से सुनोगी तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा है, मान लो मेमोरेंडम बुक्स का मतलब होता है कच्चे पर्चे। हिंदी में मैं आपको बताऊं तो मेमोरेंडम बुक्स का मतलब ये होता है, आपने पहले 12th में भी पढ़ी होगी मेमोरेंडम बुक्स ऑफ अकाउंट। उसके अंदर क्या होता है कि हम ना एक सेपरेट काम कर लेते हैं। लेट्स से, 1 मिनट के लिए सोच के देखो, आप सब्जी मंडी से आती हैं, सब्जी मंडी से सब्जी लेके आती है, मम्मी आपके सिर पे खड़ी होती है, हाँ बेटा हिसाब दे। आप कहते हो अच्छे मम्मी, अच्छा मैं हिसाब देती हूँ। आपके पास में आपकी एक डायरी है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड मेंटेन करती हैं, लेकिन ना आपने उसको गंदा नहीं करना चाहती। आप अपनी डायरी को गंदा नहीं करना चाहती। आपने क्या किया, एक पेपर फाड़ा अलग से और उसके ऊपर सारा का सारा हिसाब लगाया। फाइनल एंट्री करने से पहले सारा का सारा हिसाब लगाया, उसमें कुछ कटिंग भी की, कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो उसको ठीक भी किया, सब कुछ किया। तो फाइनल बुक्स मेंटेन करने से पहले जो आपने एक रिकॉर्डिंग की है, जिस पेज को आप 2 मिनट बाद डिस्ट्रॉय करके फेंक देने वाली हैं, ऐसी बुक्स को हम मेमोरेंडम बुक्स कहते हैं। यानी कि दीज आर टेम्परेरी बुक्स, दीज आर नॉट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दीज आर टेम्परेरी बुक्स, जिनकी की उम्र बहुत छोटी है और हम बस इनको बना रहे हैं, और बना करके जब तक अपने ओरिजिनल बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर देते तब तक ही इनकी जिंदगी है। इसके बाद फाड़ करके इसको डस्टबिन में फेंक देंगे। दीज आर मेमोरेंडम बुक्स। समझ में आया? यस सर, थैंक यू। ओके बेटा, अच्छा जी। अब देखना, अब मैं आपको सिखाऊंगा आज ये वाला ओकेजनली वाला, ये पढ़ेंगे बेटा आज ओकेजनली। ठीक है, आओ लिखते हैं। केस 1, when transactions are few, that means casually or occasionally। ठीक है जी, आप देखेंगे ध्यान से, बिल्कुल नोट करने के चक्कर में नहीं रहेंगे, नोट करने का टाइम आपको दिया जाएगा। नंबर 1, जब सेलर गुड सेंड करेंगे, सेलर सेंडिंग गुड्स, तो आप इसको क्या मानते हैं सर? सेल मान लेते हैं, हम मानते हैं हमारा सामान बिक गया। ठीक है जी। अगर एक्सेप्ट कर लिया जाए, एक्सेप्टेड, या फिर नॉट रिटर्न, रिटर्न ना किया जाए, या फिर नो इंफॉर्मेशन विद इन टाइम पीरियड, सही से सेल्स वन है ना। टाइम पीरियड के अंदर अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन ना दी जाए। बोलो जी, अगर एक्सेप्टेंस आ जाए या रिजेक्शन ना आए, या फिर टाइम पीरियड लैप्स हो जाए और आपको कोई इसकी इंफॉर्मेशन ही ना मिले, तो बताओ आप इसको क्या मानोगे? सेल्स मानेंगे। सेल।
नहीं बेटा, कुछ नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने जब गुड्स भेजी थी ना तभी आपने इसको सेल मान लिया था। तो नंबर 2, सामने से जब उसने एक्सेप्टेंस दे दी या रिटर्न नहीं किया या फिर टाइम पीरियड लैप्स होने तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी तो हम इसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे। क्यों कोई एंट्री नहीं करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी सर सेल मान चुके थे। लिख लो, एज ऑलरेडी we presumed it as a sale। ठीक है जी, बात समझ में आई? सर हाँ, लेकिन अगर रिजेक्शन आ जाए, रिटर्न या चलो इसको ऐसे ही लिखते हैं, इफ रिटर्न विद इन टाइम पीरियड, तो बताओ हम क्या करेंगे? बताओ क्या क्या होना चाहिए? सर क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक में हो जाएगा। ऐड कर देंगे और जो सेल्स दिखाएंगे उसमें से लेस कर देंगे। बिल्कुल सही। तो ना हम क्या करेंगे, हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे सर, रिवर्सल ऑफ सेल्स अबव, जो हमने ऊपर सेल की थी उसका रिवर्सल कर देंगे, प्लस ऐड कर देंगे इन क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, ये करेंगे हम एट सेलिंग प्राइस। भाई जो सामान रिटर्न हुआ है वो तो सेल्स प्राइस पे ही होगा और कॉस्ट पे हम क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा देंगे। सर सेल से माइनस कर लेंगे ना? हाँ जी बेटा, मैंने यही तो लिखा ना, रिवर्सल ऑफ सेल्स। रिवर्सल ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ कि सेल्स को माइनस कर। सर अभी आपने क्या कहा, ऐड इन क्लोजिंग स्टॉक, ये तो ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहा था? मैंने बेटा लिखा, मैंने ये बोला, तीसरा पॉइंट अच्छे से समझ लो। अगर रिटर्न कर दिया जाता है गुड्स विद इन टाइम पीरियड, यानी कि 15 दिन अभी शेष हैं, 12 दिन में या फिर 10 दिन में उसने अब बोल दिया कि सर हम ना रिटर्न कर रहे हैं, इसको हमें सामान पसंद नहीं आया, मेरी बीवी कहती है कि ये सामान अच्छा नहीं है तो आप इसे वापस ले लो। मैंने कहा ठीक है जी, दे दो। तो अब पहले मैं इसको अपनी सेल मान चुका था ना, तो उस सेल को मैं वापस रिवर्स कर दूंगा। देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे, रिवर्सल ऑफ सेल्स। रिवर्सल ऑफ सेल्स का मतलब जिसको पहले सेल मान लिया था उसको रिवर्स कर दूंगा। और किस प्राइस पे करूंगा? सेलिंग प्राइस पे करूंगा। भाई सोचने वाली बात है, मैंने अपनी सेल्स मानी थी, कोई मेरे पास में 30,000 रुपए का स्टॉक था, 30,000 रुपए का स्टॉक था, मैंने उसको 50,000 रुपए में बेचा। तो मैंने क्या बोला, मैंने ये सोचा कि भाई 50,000 रुपए की सेल्स हो गई, तो अब अगर रिवर्स करना है सेल्स को तो किस प्राइस पे करूंगा सर? 50 पे करूंगा। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा कैश प्राइस और कॉस्ट प्राइस पे लिखा जाता है ना, कॉस्ट प्राइस या फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। यस सर। तो हमने क्या किया जी, हमने कहा कि हम इसको अपने स्टॉक के अंदर मिला लेंगे। किस वैल्यू पे मिला लेंगे? क्लोजिंग स्टॉक पे मिला लेंगे एट कॉस्ट प्राइस। तो दो काम करने होंगे हमें यहाँ पे, एक तो हमें अपना क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाना होगा एट कॉस्ट प्राइस और सेल्स को घटाना होगा एट सेलिंग प्राइस। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा जी,
ये जो भी बच्चा बोल रहा है ना उसकी आवाज काफी कट रही है। सर डेटर्समेंट से लेस नहीं। वो सब मैं सिखाऊंगा अभी। शांत भीम शांत। ये क्या मैसेज कर रहे हो? सर आप लोग वहां पे मैसेज मत कीजिए। जो आपको कहना है अगर वो क्लास से रिलेटेड है तो आप बोल करके कह सकते हैं। मुझे मालूम है पूरे देश में कोरोना के हाल खराब है और पूरा देश के अंदर ही दिल्ली और गुड़गांव आते हैं, तो प्लीज ये सब बातें यहाँ मत लिखिए, ठीक है? आप लोग जो है वो पढ़ाई पे कंसंट्रेट कीजिए। अगर आपकी हेल्थ ठीक है तो उसको यूटिलाइज कीजिए अपनी पढ़ाई करने में, ना कि और बातों में। बाकी बातें हम लोग बाद में कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, हाँ जी। फोर्थ सिचुएशन बेटा, जो आप डेटर्स की बात कह रहे थे ना वो अभी आएगा थोड़ी देर में। थोड़ा अभी मैंने एंट्रीज तो मैंने लिखवाई ही नहीं, जनरल एंट्री थोड़ी लिख रहे हैं अभी। तो मैं सिचुएशन की बात बता रहा हूँ कि इस सिचुएशन पे हम ये करेंगे, इस सिचुएशन पे वो करेंगे। एंट्रीज आएंगी तब हम बात करेंगे डेटर्स के बारे में। अच्छा देखो, फोर्थ सिचुएशन, नो रिप्लाई एंड टाइम लिमिट not expired. ठीक है जी, यानी कि उसने अभी तक कोई रिप्लाई भी नहीं दिया और साथ में टाइम लिमिट लैप्स भी नहीं हुआ। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम दो काम करेंगे। एक तो हम इसको सेल्स रिटर्न मान लेंगे और साथ में क्लोजिंग स्टॉक मान लेंगे, ठीक है जी? सर क्या फर्क है तीसरी और चौथी सिचुएशन के अंदर? बहुत फर्क है। जब जनरल एंट्री लिखी जाएगी तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ जी, ये सिचुएशंस नोट कर लिया आप लोगों ने? सर फोर्थ वाले में रिटर्न हो रहा है क्या? फोर्थ वाली सिचुएशन के अंदर है ना बेटा, रिप्लाई नहीं आ रहा, लेकिन क्या हो रहा है, टाइम लिमिट लैप्स नहीं हुआ अभी तक। तो हाँ, सर तो इसका सेल्स तो फिर रिटर्न होना कैसे चाहिए। होगा? सेल्स रिटर्न कैसे हो गया फिर? मैं करवा रहा हूँ ना बेटा सेल्स रिटर्न, मैं करवा पर रहा हूँ। सर सर होगा अभी क्यों तो ये? भेजा मैं करवा रहा हूँ ना बेटा सेल्स रिटर्न, मैंने कहा है। बता। आप अगर मैंने कहा है तो आप मानो इस चीज को। मतलब अभी गुड्स आए नहीं है, मतलब रिप्लाई भी नहीं आया और टाइम लिमिट भी एक्सपायर नहीं हुई, यही है ना बिल्कुल सर, सिचुएशन? बिल्कुल। हाँ हाँ। अब एक बात बता मेरी गुड़िया, मेरी एक बात सुन। मान ले मैंने तेरे को 27 मार्च को कोई सामान दिया है और उसका जवाब आना है मान ले 13 अप्रैल को, और 31 मार्च को मेरे यहाँ पे ऑडिट आ जाता है और ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे कहता है कि मुझे बताओ ये जो तुम्हारे 50,000 रुपए का सामान यहाँ से गायब है इसको तुम क्या मानोगे? तो अगर मैं कहता हूं कि मैं इसको सेल मान लेता हूं तो वो भी गलत है। अगर मैं कहता हूं इसको क्लोजिंग स्टॉक मान लूं तो वो भी गलत है ना? तो ऑडिटर को मैं क्या जवाब दूं?
तो मेरे को ऑडिटर को जवाब देना पड़ेगा, दोनों में से एक नहीं, दोनों ही काम करने पड़ेंगे। यानी कि मुझे इसको सेल्स रिटर्न भी मानना पड़ेगा और क्लोजिंग स्टॉक भी बढ़ाना पड़ेगा। ये रूल है बेटा, इस रूल को मैं चाहते हुए भी बदल नहीं सकता। अच्छा, बस ऑडिट पर्पस की वजह से ऐसा किया जा रहा है। बिल्कुल सही। अब आपको सर, मेरी बात समझ में आ गई? आ गई सर। अच्छा जी, अब लिखेंगे बच्चों जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री, जब हम गुड्स को सेल करते हैं तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है बताना, मैं तो भूल गया। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स है? Bank account debit to sales. अच्छा दुष्टो, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स। क्या होती है? फिर सोच के बोलना। Debtors debit to sales. हाँ, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। गुड सेल्स ऑन अप्रूवल, गुड सेंड ऑन अप्रूवल कर रहे हैं हम, कैश बेसिस की सेल की बात नहीं कर रहे। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये किस प्राइस पे लिखेंगे? एट इनवॉइस प्राइस। सर ये ट्रेड रिसीवेबल कैसे होगा? क्या बेटा? ये ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट क्यों करवाया आपने? हाँ, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, हमारे हाँ जी। सेल्स होती है दो तरीके की होती है ना, एक तो कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स की हम क्या एंट्री बनाते हैं? बैंक बैंक अकाउंट टू सेल्स। और क्रेडिट सेल्स की क्या एंट्री बनाते हैं? मान लो वाई है उसका नाम, तो हम क्या लिखते हैं? वाई डेबिट टू सेल्स। टू सेल्स, है ना? तो वाई के नाम, अगर वाई का नाम नहीं दिया हुआ तो वाई को हम क्या कहते हैं? ट्रेड रिसीवेबल ही तो कहते हैं, या फिर आप डेटर कह लो, एक ही बात है। ठीक है ना? यस सर। तो ट्रेड रिसीवेबल बोल करके एक तरफ से मैंने अपने डेटर्स को बढ़ा दिया, दूसरी तरफ से अपनी सेल्स को बढ़ा दिया। ठीक है। नंबर 2, अगर गुड्स रिजेक्ट हो जाती है, गुड्स रिजेक्ट हो जाती है या फिर रिटर्न हो जाती है विद इन टाइम पीरियड, तो हम क्या एंट्री बनाएंगे? सर हम एंट्री बनाएंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, मतलब उसी का रिवर्सल, है ना? किस प्राइस पे? इनवॉइस प्राइस। सर इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है ना? हाँ जी बिल्कुल सर, इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम। तो हम क्या कह रहे हैं? अगर गुड्स रिटर्न होकर के आ गई हैं विद इन टाइम पीरियड, तो हमें क्या सिर्फ सेल्स रिटर्न की एंट्री बनानी है। इस टाइम पे हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं बना रहे, इस टाइम पे हम क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं बना रहे। ठीक है जी? ओके सर।
ओनली रिटर्न की है। इसको ठीक कर लो, ऊपर वो लिखना भूल गया था मैं, इन बैलेंस शीट थर्ड सिचुएशन के अंदर। जरा इस सिचुएशन को समझ ले। सत्ताईस मार्च को मैंने सामान भेजा और 13/4 तक इसकी एक्सेप्टेंस आनी थी या रिजेक्शन आनी थी, और बीच में आना था 31 मार्च, लेकिन 31 मार्च भी अभी तक नहीं आया, और यहां पे डिस्क्लोज हो गया 28/3 को कि ये गुड्स जो है वो रिजेक्टेड है, यानी कि हम इसको नहीं खरीदेंगे। अगले ही दिन उसने डिसीजन दे दिया। तो अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मुझे सिर्फ इसकी सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी चाहिए, ओनली सेल्स रिटर्न। क्यों सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी चाहिए हमें? सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक को क्यों नहीं बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक तो डिक्लेयर होगा 31 मार्च को, 31 मार्च को डिक्लेयर होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो तब तक तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो क्योंकि ये डिसीजन विद इन टाइम पीरियड आ गया है, और ये विद इन टाइम पीरियड भी कौन सा वाला है? 31 मार्च से पहले है। तो हम क्या बोलते हैं कि हमें सिर्फ सेल्स रिटर्न की एंट्री करनी है, क्लोजिंग स्टॉक को मत बढ़ा देना, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिकली 31 मार्च को जब कैलकुलेट किया जाएगा तो बढ़ ही जाएगा। हाँ जी, मेरी ये बात समझ में आई आप लोगों को? बोलिए बच्चों, ये एग्जांपल समझ में आया? Yes, sir. अच्छा जी, आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारे पास कि गुड्स एक्सेप्ट कर ली गई। गुड्स एक्सेप्ट कर ली गई, तब हम क्या एंट्री बनाएंगे? बोलो। So no entry. नो एंट्री। क्यों सर, क्यों नो एंट्री? पहले ही कर चुके हैं ना ये entry। पहले एंट्री मान कर चुके चुके हैं। हैं। जब हम पहले से इसको सेल्स मान चुके हैं तो डबल डबल सेल्स मनवाओगे क्या सर? नहीं बच्चों, मैं क्यों मनवाऊंगा? तो सर फिर क्यों पूछ रहे हो बार बार एक ही बात? बस ऐसे, ताकि आप लोगों को पक्का हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगर मान लो गुड्स एक्सेप्ट कर ली जाए एट हायर प्राइस, अब यहां थोड़ा मजा आने वाला है तुम्हारे। देन इनवॉइस प्राइस, तो क्या होना चाहिए भाई? ध्यान से समझना, मजेदार है ये पॉइंट। 27/3
2021 को मैंने सामान भेजा। चलो 27/3 को भी हटाते हैं यहाँ से। 27/3 क्यों करें, खाम में गले में फांसी लगी रहती है। हम बना लेते हैं इसको 1 फरवरी। एक सेकेंड ठहरना बेटा, ये सिस्टम हैंग हो गया शायद। एक फरवरी 2021 को मैंने सेल किया और जिसका कि जवाब आना था 15 फरवरी तक। इतना टाइम पीरियड। अब सर क्या हुआ, मैंने जब इस सामान को भेजा ना तो मैंने इसको इस तारीख को क्या लिख लिया, सेल लिख लिया 50,000। अब मेरा जो कस्टमर था ना, वो कस्टमर मुझे 13 तारीख को 13/2/2021 को बोलता है। मैंने फोन किया, मैंने कहा हाँ सर 2 दिन रह गए हैं सिर्फ, आपको ये सामान पसंद है क्या? कहता है हाँ मुझे ये सामान पसंद है और मैं इसके लिए आपको 70,000 रुपए का चेक भेज रहा हूं अपने आप ही। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने उसको सामान भेजा था सिर्फ। 1 फरवरी को मैंने उसको सामान भेजा था और सिर्फ सामान भेजा था, मैंने उससे पैसों की कोई बात नहीं की। सामान भेजा और अपने अकाउंटेंट को क्या बोला, अपने अकाउंटेंट को बोला, मैंने कहा भाई इसको जरा रिकॉर्ड कर लो। तो उसने क्या रिकॉर्ड कर लिया, उसने उसको सेल की तरह रिकॉर्ड कर लिया। कितने रुपए से? 50,000 से। ये मेरे और मेरे अकाउंटेंट के बीच की बात थी। अब 13 फरवरी को यानी कि एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन के आने के 2 दिन पहले मैंने उसको फोन कर दिया। मैंने कहा अपने कस्टमर को, मैंने कहा कस्टमर जी क्या हाल है? तो उन्होंने मुझे अपना हाल तो नहीं बताया कि भाई मेरे को कोविड हुआ या नहीं हुआ। सामने से पता क्या कह रहे हैं, कह रहे अरे आपका सामान तो बहुत अच्छा लगा हमारे को, मैं तो आज ही आपको 70,000 का चेक सेंड करने वाला हूं। अब मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा तो बढ़िया हो गया यार। कहा तो मैं इसको 50,000 रुपए में सेल कर रहा था, 70,000 रुपए में सेल हो रहा है। दिखाई दे रही है सिचुएशन? अब बोलो क्या करूं? मन से पूछो अपने क्या करना चाहिए। 20,000 से सेल बढ़ा दो बस। बच्चा बिल्कुल सही कह रहा है, बोला थोड़ी छोटी आवाज में, इसकी आवाज को बड़ा करके मैं सुना देता हूं तुम्हें। बच्चा कह रहा है सर इसमें क्या बात है, 50,000 रुपए की सेल आप रिकॉर्ड कर चुके हो, 20,000 रुपए की सेल और रिकॉर्ड कर दो। तो भाई सेल्स रिकॉर्ड करने की एंट्री क्या होती है? अब ये क्या मैं सिखाऊंगा आपको? नहीं सर, ये तो हमें आती है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सर कितने रुपए से? 20,000। है ना मजेदार? चलो सर लेकिन इसने तो चेक भेज दिया ना, तो हम बैंक वाले अकाउंट से क्यों नहीं कर रहे? थोड़ा सा तेज बोल। सर हम ट्रेड रिसीवेबल क्यों लिख रहे हैं, बैंक अकाउंट क्यों नहीं लिख रहे? उसने तो चेक भेज दिया ना। साफ नहीं आ रही, एक बार तेज बोल। सर उसने चेक भेज दिया ना, तो ट्रेड रिसीवेबल क्यों लिख रहे हैं? नहीं चेक अभी भेजा नहीं है, वो तो सिर्फ उसने हवाबाजी करी है। उसने बोला है कि मैं आपको 70,000 मतलब कि 70,000 रुपए का चेक भेजने वाला हूँ, ऐसे ही बोल रहा है वो तो। सिर्फ मैंने आपको बस ये बताने के लिए कि हायर प्राइस पे क्या नाम है बिक गया है, वो मैंने चेक की बात बोल दी। समझ में आई? ओके यस सर। हाँ, वो मैंने वैसे अपना एग्जांपल सेट किया बस, ताकि आप लोगों के दिमाग में वो बात आ जाए कि हायर प्राइस पे बिक रहा है माल। सर हम डेटर क्यों नहीं लिख सकते? पता क्या होता है, डेटर जो होते हैं ना, डेटर
वो सिर्फ डेटर होते हैं, और ट्रेड रिसीवेबल जो होते हैं ना उसके अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज भी इंक्लूडेड होते हैं। तो इट्स बेटर थोड़े से बड़े हो जाओ, प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे हो ना, थोड़े से बड़े हो जाओ। डेटर्स बार बार मत लिखो, ट्रेड रिसीवेबल लिखो। आपकी बुक में भी यही पैटर्न दिया हुआ है, जानबूझ करके गलत क्यों करना चाहते हो? अगर सोचो, आपको भी पता है ट्रेड रिसीवेबल और डेटर्स दोनों आपको बात समझ में आती है, तो काहे एक छोटी सी गलती के लिए अपने नंबर कटवाना चाहते हो, है ना? चलो अगली सिचुएशन देखते हैं। When goods accepted at lower price than invoice price। हाँ जी, अब इसको सुनना। 1 फरवरी 2021 को मैंने माल भेजा, 15/2/2021 को ज्ञान जी गुड रूम 1 फरवरी 2021 को मैंने सामान भेजा, 15 फरवरी को जवाब आना था। मैंने 50,000 रुपए की सेल्स रिकॉर्ड कर ली, 50,000 रुपए की सेल्स रिकॉर्ड कर ली 1 फरवरी को। अब ना कस्टमर को मैंने फोन किया, मैंने कहा हाँ जी हाँ बोलो। 13/2/2021 को फोन किया, मैंने कहा सर क्या हाल है? उसने हाल वाल तो मेरे को बताया नहीं, कहता मैंने ना आपको चेक सेंड करने का मन बनाया है। चेक सेंड कर रहा हूं नहीं, चेक सेंड करने का मन बनाया है 45,000 का इन फुल सेटलमेंट। कहते यानी कि मैंने ना इस सामान को अपने पास रखने का मन बना लिया है, लेकिन मैं आपको इसके 45,000 रुपए ही दूंगा। मैंने कहा मालिक क्यों परेशान कर रहे हो मेरे को? 50,000 रुपए का सामान है, आप 45,000 रुपए में खरीदने की बात कर रहे हो। कहता देना है तो दो, वरना हम कहीं और से ले लेंगे। मैंने कहा नहीं, कहीं और से मत लो, आप 45 ही दे देना। सिचुएशन समझ में आ रही है कि सेल 50,000 रुपए की मान ली थी मैंने, लेकिन मेरे को मिलेंगे कितने? 45 ही मिलेंगे, और फुल सेटलमेंट में मिलेंगे। अभी हमने इसकी क्या रिकॉर्डिंग करनी है कि हमने अपनी सेल्स को क्या कर देना है? कम कर देना है ना? सेल्स को कम कर देना है। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपए से कर लूं जी? 5,000। ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा, आपकी आवाज कट रही है। कहीं ना कहीं सेल्स रिटर्न दिखा रही है ना सर, हम इसे सेल्स रिटर्न दिखा रहे हैं ना? ना, सेल्स रिटर्न नहीं दिखा रहे। सेल्स रिटर्न अलग चीज है। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है एक्सेप्ट नहीं हुई, रिजेक्ट हो गई, या एक्सेप्ट हो रही है लोअर प्राइस पे हो रही है। तो हम अपनी सेल्स को कैंसिल कर रहे हैं। कितने रुपए से? 5,000 रुपए से। समझ में आई बात? सेल्स रिटर्न और सेल्स का कैंसिल होना दोनों अलग अलग चीजें हैं मेरी बेटी। सेल्स रिटर्न का मतलब होता है रिजेक्शन, और सेल्स को कैंसिल करने का मतलब है सेल्स को कम कर देना। तो 50,000 रुपए वाली सेल को मैं 45 पे लेके आऊंगा, तो 5,000 रुपए की सेल्स कम कर दूंगा। सेल्स रिटर्न नहीं कर रहा। रिटर्न का मतलब तो होता कि भाई उन्होंने सामान वापस कर दिया, सामान थोड़ी वापस किया उन्होंने। मेरी बात समझ में आई आपको?
बोलो बेटा, मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है बेटा, अब जरा इसको देखना। Sixth, goods laying with customer and time limit is not expired. तो दो काम करने होंगे। सर इस सिचुएशन में ईयर एंड हो चुका है। डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, ये क्या है जी? कैंसिलेशन ऑफ सेल्स। और साथ ही treated as closing stock। तो इसकी हम एंट्री लिखेंगे। Inventory with customer account debit to trading account। मैंने सामान भेजा और ना हाँ आई ना आई, और सामान किसके पास है? कस्टमर के पास है। अधिकार किसका है उस पे? सर मेरा है, क्योंकि अभी तक ना हाँ आई है ना आई है, और टाइम लिमिट भी लैप्स नहीं हुआ। तो जब टाइम लिमिट लैप्स नहीं होता तो दो काम करते हैं। एक तो हम सेल्स का कैंसिलेशन करते हैं। सेल्स के कैंसिलेशन का मतलब सेल्स रिटर्न नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या किया? सेल्स को कम कर दिया है। किस प्राइस पे? एट इनवॉइस प्राइस। और स्टॉक में मैंने इसको जोड़ दिया है एट कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे हमारे क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती थी? सर सिंपल सी बात है, हमारी क्लोजिंग स्टॉक में जोड़ने की एंट्री होती थी जो हमने फाइनल अकाउंट में भी किया था। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ना लिख करके मैंने इन्वेंट्री विद कस्टमर लिख दिया बस, क्योंकि ये इन्वेंट्री यानी कि ये स्टॉक किसके पास में है? अभी कब्जे में है। किसके? कस्टमर के। तो मैंने इसे क्लोजिंग स्टॉक ना लिख करके इन्वेंट्री विद कस्टमर लिख दिया। मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सर ये ईयर एंड में हो रही है ना एंट्री? बोलिए बेटा, वन बाय वन बोलिए। सर ये ईयर एंड पे हो रही है ना एंट्री? जी जनाब, 31 मार्च को।
सर जी ये सेल जो है वो कैंसिल हो गई है, तो मतलब हम इसको सेल्स की तरह क्यों, मतलब उसको सेल्स को कम क्यों कर रहे हैं जब वो ऑलरेडी कैंसिल हो गई है? तो वो ऑलरेडी तो क्या सेल्स। कैंसिल हुई है? अभी हमने कैंसिल की, तो देखो ऊपर हेडिंग देखो क्या लिखा हुआ है, गुड्स लेइंग विद कस्टमर। कस्टमर के पास है गुड्स और टाइम लिमिट लैप्स नहीं हुआ, यानी कि उसने ना भी हाँ बोला है ना ना बोला है। तो हम उसको क्या कर रहे हैं, दो काम करने पड़ेंगे। एक तो हमें सेल को कैंसिल करना पड़ेगा, यानी कि सेल को कम करना पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना पड़ेगा। तो सेल्स को कैंसिल करूंगा यानी कि सेल्स को कम करूंगा, तो सेल्स हमारी इनकम होती है। अगर इनकम कम हो जाती है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स के हिसाब से क्या होता है सर, डेबिट हो जाती है। और ट्रेड रिसीवेबल हमारे एसेट होते हैं, एसेट भी कम हो गए एक तरीके से। एसेट कम हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना बस आपको ये ध्यान रखना है, सेल्स रिटर्न मत लिख देना, क्योंकि सेल्स रिटर्न का मतलब होता है रिजेक्शन, और यहाँ रिजेक्शन नहीं आया, ये तो मैं रिवर्सल कर रहा हूं अपनी सेल्स को। इस वजह से यहाँ पे मैंने लिखा सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, और अगली एंट्री में लिखा इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग। बोलो जी। सर इसके बाद चांसेस हैं कि वो वापस मतलब एक्सेप्ट तो हो हाँ, जब वो चांसेस, हाँ बिल्कुल, 31 मार्च को के बाद में अगर 1 अप्रैल के बाद में उसने कभी भी एक्सेप्टेंस दे दी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वापस से इसको सेल्स बनाना पड़ेगा। सिंपल, वापस से सेल्स बनाना पड़ेगा। ये एंट्री हम 31 मार्च के लिए कर रहे हैं। सर समझ नहीं आया ये। कौन सा, ये 6th वाला पार्ट? हाँ, आपने एक बार कहा था सेल्स रिटर्न, जब ये था कि नो रिप्लाई एंड टाइम लिमिट इज नॉट एक्सपायर्ड। अच्छा एक सेकेंड है, ऊपर चलते हैं। अगर ऐसा हाँ कुछ है, सर। अगर वहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है तो मैं उसको ठीक कर देता हूँ बेटा। हो सकता है कि शायद मैंने जल्दी जल्दी में, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये इसको जरा कैंसिलेशन लिख लो, सेल्स कैंसिलेशन, अब ठीक लगेगा आपको, है ना? नहीं ठीक है बेटा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मैंने वहां पे सेल्स रिटर्न लिख दिया, इसीलिए आपको कंफ्यूजन हो रही थी। यस सर। अब ठीक है, कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा। कोई बात नहीं। अच्छा जी, यहाँ पे निकालते हैं क्वेश्चन। ये देखिएगा, आपके सामने दिया हुआ क्वेश्चन, ये आपकी बुक का क्वेश्चन है। पढ़े जरा इसको, क्या लिखा हुआ है। लिखा है सीई सेंड्स गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। ये क्या मैसेज करते जा रहे हो? देखो जी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 15 सितंबर को 15 सितंबर सेंड गुड्स टू कस्टमर।
बच्चों 1 सेकंड ठहरना जरा। हाँ जी बच्चों, तो 15 सितंबर को उन्होंने क्या किया, कॉस्ट प्लस 33.33%, इसको हम क्या बोलते हैं, 33.33%। उसने सामान भेजा कितने में, 1 लाख रुपए में। अब ये क्या है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अच्छा, नीचे जो लाइन लिखी हुई है इसको पहले पढ़ते हैं। सी रिकॉर्ड्स सेल्स ऑन रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल्स, you are required to pass necessary journal entry in the books of CE, assuming that accounting year closed every year on 31 दिसंबर 2019। 31 मार्च की नहीं, यहाँ पे 31 दिसंबर की बात हो रही है, ठीक है जी। तो 1 लाख रुपए का उन्होंने सामान भेज दिया, पहली बात तो ये लिखी हुई है। पहले सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 20 अक्टूबर को क्या हुआ, गुड्स रिटर्न हो गई, कितने की, 40,000 रुपए की। 1 लाख के सामान में से 40,000 रुपए की गुड्स रिटर्न हो गई। 25 नवंबर को क्या हुआ, रिसीव लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम द कस्टमर, यानी कि एक्सेप्ट हो गई, 40,000 रुपए की गुड्स एक्सेप्ट हो गई। 40,000 रुपए की गुड्स एक्सेप्ट हो गई थी, 40,000 रुपए की गुड्स रिजेक्ट हो गई। बची कितने की सर, 20,000 रुपए की गुड्स। इसका अभी वेटिंग चल रहा है, हाँ आएगा या ना आएगा हमें नहीं पता। 20,000 का तो 40,000 रुपए का क्रॉस, 40,000 रुपए का टिक और 20,000 रुपए का मामला कहीं पे भी जा सकता है ना। चलो जी, अब देखना, जब इसने सामान भेजा, हाँ बच्चों, जब इसने 1 लाख रुपए का सामान भेजा होगा तो 1 लाख रुपए को इसने सेल मान लिया होगा, ऑर्डिनरी कैजुअली हो रहा था उसके पास ऐसी ट्रांजैक्शंस, हाँ या ना। यस सर। यस बोलो। बिल्कुल सर, जब ऑर्डिनरी होता है तो आपने लिखवाया था हमारे को, चाहे अपनी कॉपी खोल के देख लो, कि अगर हम सामान भेजते हैं तो हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और जब भेजते हैं तो उसकी क्या रिकॉर्डिंग हो जाती है सर, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 1 लाख रुपए से हमने ये रिकॉर्डिंग कर। आप आंसर लिखेंगे अपनी कॉपी में, बुक में टिक नहीं लगाएंगे। पहली एंट्री हमने लिख दी 1 लाख रुपए से, क्यों, क्योंकि सर 1 लाख रुपए का माल उसने भेजा था, जो कि कॉस्ट प्लस 33.33% पे था, ठीक है। तो 1 लाख रुपए के लिए हमने एंट्री कर दी ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है जी।
अक्टूबर 20 को सामान रिटर्न हो गया, यानी कि रिजेक्शन आ गया। अब जब हमने सामान भेजा था तो क्या सोचा था, सेल्स हो गई, लेकिन 20 अक्टूबर को हमें पता लगा कि हमारा सामान तो वापस आ गया, और इसको मैं बोलता हूं क्या, रिजेक्शन। इसको मैं क्या बोलता हूं, रिजेक्शन, क्योंकि सामान वापस आया है। तो अब मैंने इसके लिए क्या एंट्री बना दी, रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, यानी कि मैं क्या बोल सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं सर, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। सर आपने सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल की एंट्री क्यों नहीं बनाई, क्योंकि बेटा यहां पे रिजेक्शन आया है, रिजेक्शन आया है, सेल कैंसिल नहीं हुई। दो चीजें होती हैं, एक तो होती है सेल कैंसिल और एक होता है रिजेक्शन आना। तो यहां पे रिजेक्शन आया है स्पष्ट रूप से, क्या एंट्री बना दी मैंने, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। किस पे, इनवॉइस प्राइस पे। भाई जितने का सामान उसने भेजा है 40,000 रुपए से मैंने ये एंट्री बना दी। ठीक है सर, आगे चलते हैं। 25 नवंबर को कुछ गुड्स एक्सेप्ट हुई थी 40,000 रुपए की, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, 25 नवंबर की कोई एंट्री ही नहीं लिखी हुई, हो सर 25 नवंबर की एंट्री नहीं लिखी, हो सर अब क्या करें। 25 नवंबर की एंट्री होनी चाहिए थी क्या, नो सर। एंड में करते हैं सर ना। 25 नवंबर को एक्सेप्टेंस की एंट्री क्यों करोगे, जब ऑलरेडी आप 1 लाख रुपए की सेल्स के अंदर उसको सेल्स मान चुके हो। तो अगर बाद में पता लगता है कि एक्सेप्टेंस हो गई, इसका मतलब जो हमने काम पहले ही कर दिया था और वही बाद में जाकर के सही माना गया है, तो अब उसकी दोबारा एंट्री नहीं बनाएंगे, क्यों, ऑलरेडी वो 1 लाख के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है सर, अच्छा जी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद, अच्छा बेटा आप ना इसको आंसर में ऐसे नहीं छोड़ोगे जैसे इन्होंने छोड़ रखा है। 25 नवंबर के लिए आप लिखोगे इस चीज को, नोट लिखो बेटा, 25 नवंबर के लिए नोट लिखो, क्योंकि ये आईसीआई अपनी बुक्स में तो देता नहीं है लेकिन बाद में नंबर काट लेता है हमारे। 25 नवंबर के लिए नोट लिखो बेटा, नोट फॉर एंट्री ऑन 25 नवंबर, ऐसा लिखो जैसा मैं बोल रहा हूं। as CE records sales on return, as CE records sales or return transactions as ordinary sales, and we have recorded sales worth rupees 1 lakh, sales rupees 1 lakh as on 15 September, we need not to record it again on 25th of November.
हाँ जी बच्चों, अब 31 दिसंबर को कस्टमर ने 20,000 रुपए के गुड्स के लिए कुछ नहीं बोला, ना हाँ बोला ना बोला, और 31 दिसंबर अपने आप में क्या है, क्लोजिंग डेट है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने होंगे। तो अब इस दिन पे मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, दो चीजें दिखानी पड़ेगी। एक तो सेल्स को कैंसिल करना पड़ेगा, रिटर्न नहीं, कैंसिल, सेल को कैंसिल करना पड़ेगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना होगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी, हमारी एंट्री बन जाएगी सर, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट, और नंबर 2 इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये दो एंट्रीज हमने करनी होगी सर, ये तो करनी होगी इनवॉइस प्राइस पे और ये करनी होगी कॉस्ट प्राइस, वो हमें निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालें सर, आओ निकाल लेते हैं। एक बात बताओ, 1 लाख रुपए का सामान था ना, ये सेलिंग प्राइस था, इसमें से कुछ तो होगा कॉस्ट और कुछ होगा प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना था, 33.33%। 33.33%। जब भी हमें ऐसा लिखा हुआ होता है ना, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, ऐसा लिखा होता है, तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट को मान लेते हैं सर 100%। तो अगर कॉस्ट अपने आप में 100% है और प्रॉफिट 33.33% है, तो सेल्स प्राइस कितना होगा, 133.33%। क्योंकि ये बात तो दुनिया जानती है कि कॉस्ट में जब प्रॉफिट ऐड होते हैं तो ही सेल्स प्राइस आता है। यस सर। तो कॉस्ट 100, प्रॉफिट 33.33, तो सेल्स 133.33। अगर 1 लाख रुपया 133.33% है, तो बताओ 100% कितना होगा। ये डिवाइड करते ही 1% पे आ गया ना, 1% पे आ गया तो हमें 100% चाहिए, बताओ कितना आ गया, 75,000। 75,000। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, हमारी जो कॉस्ट है वो 75,000 है, प्लस प्रॉफिट हमें नहीं पता अभी, लेकिन हमें पता है कि हमारा सेल्स प्राइस कितना है, 1 लाख है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा सर, 25,000 हमारा प्रॉफिट हो जाएगा पूरी प्रोसेस के ऊपर, है ना। अच्छा सर, अब देखो समझो, 1 लाख के माल में से हमने कितने की बात करनी है, कितने की बात 20,000 करनी है, 20,000 रुपए की बात करनी है ना। यस सर। 20,000 रुपए। अगर 1 लाख की मैं बात कर रहा हूं मैं 20,000 रुपए की, और 1 लाख पे प्रॉफिट है 25,000 रुपए, तो 20,000 पे बोलो कितना होगा। यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हो, 1 लाख रुपए पे अगर प्रॉफिट है 25,000
तो 20,000 रुपए पे प्रॉफिट कितना होगा? 5,000। 5,000। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 5,000, है ना? 5,000 Yes, रुपए sir. का प्रॉफिट की बात करें तो सेल्स प्राइस है 20,000, उस पे प्रॉफिट है 5,000, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 15,000। 15। सर 15,000, सिंपल सी बात है ना? तो बस हमारे को जो दो एंट्री लिखनी है, क्या एंट्री लिखनी है? हमने एंट्री लिखनी है सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। ये तो लिखूंगा इनवॉइस प्राइस पे, यानी कि 20,000 पे। और अगली एंट्री जो हमने लिखनी है इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये लिख दूंगा 15,000 पे, जो कि है मेरा कॉस्ट प्राइस। देखो यही लिखा है नीचे, 20,000 और 15,000, ठीक है ना? सिक्स 6.39 पेज निकाल लेना जरा अपनी बुक का, इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है आपके सामने, निकाल लो। सर पुरानी बुक में नहीं है। जिनके पास में क्वेश्चन नहीं है वो क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। है भाई, पुरानी में भी है। जिनके पास पुरानी या नई का कोई लफड़ा है वो क्वेश्चन यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और बोलिए, मैं क्या बोलूं? पुराने वाले में कितने पे है? स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पुराने वाले में इलस्ट्रेशन 5 है। ध्यान बटोरने की। आ जाओ जी, क्वेश्चन पढ़ लेते। क्वेश्चन में लिखा गया है ए सेंड आउट गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस टू फ्यू कस्टमर। फ्यू कस्टमर से हमें क्या पता लगता है? ऑर्डिनरी, सॉरी ओकेजनली, कभी कभी आता है। एंड इंक्लूड सेम इन सेल्स अकाउंट। ऑन 31/3/2020 द ट्रेड रिसीवेबल बैलेंस स्टूड एट 1 लाख रुपीज। यानी कि इसके ट्रेड रिसीवेबल कितने के थे? 1 लाख रुपए के थे। विच इंक्लूड 7,000 गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल against which no intimation was received during the year। 1 लाख रुपए के उसने गुड्स भेजे थे जिसमें से कि 7,000 रुपए के अप्रूवल बेसिस पे थे, जिसकी की कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी ड्यूरिंग द ईयर। These goods sent out 20% over and above cost and were sent to Mr. X
4,000 के और मिस्टर वाई को 3,000। यानी कि भाई साहब ये कहना चाह रहे, ये जो 7,000 रुपए का माल था ना, इस पे इनका 25% तो प्रॉफिट था। पहला फैक्ट तो ये बता दिया, 25% प्रॉफिट था। और साथ में से 4,000 रुपए के गुड्स तो उन्होंने दे रखे हैं मिस्टर एक्स को, और 3,000 रुपए के गुड्स दे रखे हैं उन्होंने मिस्टर वाई को, ये बोला गया। और अभी तक इनका कोई अता पता नहीं था। अब आगे क्या कहता है, मिस्टर एक्स सेंट इंटीमेशन ऑफ एक्सेप्टेंस ऑन 30th of April and Mr. Y returned the goods on 10 अप्रैल 2020। यानी कि मिस्टर एक्स ने क्या किया, इसको मिस्टर एक्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन कब एक्सेप्ट कर लिया? 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल, ध्यान से देख लेना। मिस्टर वाई ने रिटर्न किया 10 अप्रैल को। मिस्टर वाई ने रिटर्न किया इसको 10 अप्रैल को। ठीक है जी। यानी कि अप्रैल के महीने की कहानी हमें यहां दी हुई है। मेक द एडजस्टमेंट एंट्री एंड शो हाउ दीज आइटम विल अपीयर इन बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020। शो ऑल्सो द एंट्री टू बी मेड during April 2020, value of goods inventories, value of closing inventory as on 31st March 2020 was 60,000 rupees. क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास में कितने थी? 60,000 रुपए की थी। ये तो इंफॉर्मेशन के लिए दिया हुआ है। पहले आपको एक बात समझ में आती है कि यहाँ पे 7,000 रुपए का जो माल भेजा गया था एक्स और वाई को, जिसका की इंफॉर्मेशन उन्होंने 30 अप्रैल और 10 अप्रैल को दिया है, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या इन लोगों ने हमसे कोई बातचीत की थी 31 मार्च तक? नो सर। नो सर। नहीं। हमें तो 31 मार्च को ध्यान रखना है ना। यस सर। हमें तो केवल 31 मार्च को ध्यान रखना है सर। क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन समझ में आ गया है, हम अब इसको समझते हैं आंसर शीट को। देखो जी, ध्यान से देखना। कि सर नंबर 1 ऐसे ही लिखना अपने पास आंसर। सिचुएशन एज ऑन, सर आवाज नहीं आ रही है। 31 मार्च। बेटा मेरी आवाज तो बिल्कुल दुरुस्त है। मेरी आवाज तो बिल्कुल दुरुस्त है मेरे यहां से। आपको आवाज क्यों नहीं आ रही? सिचुएशन अब आ रही है? यस सर। सिचुएशन एज ऑन 31 मार्च क्या था? 7,000 गुड्स सेंट, नो इंफॉर्मेशन, एंड टाइम लिमिट नॉट एक्सपायर। यही है ना जी? अभी तक टाइम लिमिट भी एक्सपायर नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी? इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे? क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन? कैंसिल कर देंगे द सेल्स एट इनवॉइस प्राइस प्लस
record closing stock at cost price. क्लोजिंग स्टॉक का यहां मतलब क्या है? स्टॉक विद कस्टमर। ठीक है, अच्छा जी। अब सिचुएशन एज ऑन 10 अप्रैल रिटर्न ऑफ 3000 गुड्स, है ना जी। तो अब हम इसका सॉल्यूशन क्या करें बताओ। सिचुएशन क्या है भाई? हमने 31 मार्च को उसको वापस से रिकॉर्ड कर लिया अपने क्लोजिंग स्टॉक में और कैंसिल भी कर दिया सेल को। और बाद में क्या हो गया? बाद में 3000 रुपए की गुड्स जो थी वो रिटर्न होकर के आ गई। 3000 रुपए की गुड्स रिटर्न करके आ गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नो एंट्री। आंसर है सर नो एंट्री एज गुड्स वर्थ ₹3000 are included in goods worth ₹7,000 which was cancelled as sales। सेल को हम कैंसिल कर चुके हैं। मतलब हमने क्या बोला? ध्यान से सुनना मेरी बात को और समझना भी ध्यान से। 31 मार्च को हमें जब किसी ने कोई जवाब नहीं दिया था ना, तो हमने क्या कर लिया था? कैंसिल कर दिया था सेल्स को और रिकॉर्ड भी कर लिया था क्लोजिंग स्टॉक में। बाद में जवाब आया, कहता नहीं हमें तो मंजूर नहीं है ये गुड्स। हमने कहा हमें तो पहले से ही पता था और हमने ये ट्रीटमेंट पहले से ही कर लिया था। जब हमने पहले से ट्रीटमेंट कर लिया था तो फिर 10/4 को हमें कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया ना? अच्छा सर, अब सोचो उस बंदे का क्या होगा जिसने गुड्स एक्सेप्ट। हाँ, अगर 10 पहले थोड़ा सा तेज बोलो। कर लिए होते तो पहले थोड़ा सा तेज बोलो। अगर 10 अप्रैल को अगर उसने एक्सेप्ट कर लिए होते गुड्स तो 10 अप्रैल को एक्सेप्ट कर लिए होते। अभी कर रहा है ना एक्सेप्ट? अभी कर रहा है नेक्स्ट सिचुएशन में एक्सेप्ट। तो बताता हूं क्या होगा। ठीक है, बता दो रहा हूं। ये देखो, अगली एक्सेप्टेंस की ही तो बात है। सिचुएशन एज ऑन 30 अप्रैल एक्सेप्टेड गुड्स ₹4,000 के थे ना? हाँ, वर्थ ₹4,000। देखो सिंपल सी बात है, इस क्वेश्चन की जान को समझो। क्वेश्चन की जान क्या कहती है? क्वेश्चन ये कहता है कि इन दोनों लोगों ने पूरे साल गायब रहे। पूरे साल हमें कुछ नहीं बताया, कहां है, क्यों है, कैसे है, कुछ नहीं बोला। तो 31 मार्च को हमने जो करना था वो कर दिया। 31 मार्च के बाद ये फोन करके, यानी कि टाइम लिमिट लैप्स होने के बाद में, टाइम लिमिट लैप्स होने के बाद में ये फोन करके हाँ और ना बोल रहे हैं। तो
तो अगर उसने ना बोल दिया, जिसने ना बोल दिया उसको हमने कहा भाई तुमने ना बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे को, क्योंकि हम तो 31 मार्च को इसको ऑलरेडी ना मान चुके हैं, हमने तो वो ट्रीटमेंट कर दिया। अब कुछ लोग हैं वो कहते हैं मैं तो हाँ मान रहा हूं भाई, मैं तो हाँ बोल रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, अगर आप इसको एक्सेप्ट करना चाहते हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले 31 मार्च को इसको रिवर्स कर चुके हैं, तो हमें इसको एक फ्रेश सेल्स की तरह दिखाना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नीड टू रिकॉर्ड एज सेल्स, न्यू सेल की तरह। देखो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने क्या लिखा था, अगर एक्सेप्टेंस आ जाए, एक्सेप्टेंस बाद में आ जाए तो उसको रिकॉर्ड नहीं करना। हेलो हाँ जी हेलो सुनो मेरी बात हेलो ध्यान से। सर जब हेलो हमने चैप्टर शुरू किया था तो हमने क्या कहा था कि हम सेल करेंगे और जैसे ही उसकी एक्सेप्टेंस आ जाएगी हम उसको दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कुछ अलग होने जा रहा है। ऐसा क्यों होने जा रहा है बेटा, ऐसा इस वजह से होने जा रहा है क्योंकि वो जो चीज मैंने सिचुएशन तुम्हारे को समझाई थी, उस सिचुएशन के अंदर अभी तक टाइम पीरियड एक्सपायर नहीं हुआ था। इस क्वेश्चन के अंदर टाइम पीरियड एक्सपायर हो चुका है। ये डिफरेंस है दोनों में। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ करके उसका ट्रीटमेंट करोगे तो बिल्कुल सही करोगे। अगर आपने किसी भी सिचुएशन को बेस मान करके और उसी के हिसाब से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर दिया तो आंसर गलत आएगा। बात समझ में आई? इस क्वेश्चन के अंदर हुआ क्या है, 31 मार्च की कहानी से ही बात शुरू हुई है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सर हमारे पास में 7,000 रुपए के 2 लोग थे जिनका की कोई वेयर अबाउट ही नहीं था पूरे साल तक, और ईयर एंड आ गया। अब एक बात बताओ, पूरे साल जिसका वेयर अबाउट नहीं था, पूरे साल जिसकी कोई जानकारी नहीं थी, क्या लगता है उसका टाइम पीरियड लैप्स हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? अपने मन से सोच करके बताओ। लिखा क्वेश्चन के अंदर कि ये 7,000 यहाँ टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया है। टाइम पीरियड एक्सपायर हो गया होगा। भाई हम किसी को टाइम पीरियड पूरे साल का थोड़ी देते हैं। यस सर। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि जाओ जी ये गुड्स लेकर के चले जाओ, अपनी बीवी से सलाह कर लेना, अगले साल आ जाना। अरे भैया ये कैसी बात हुई, ये कैसी बात हुई? तो टाइम पीरियड वहां क्वेश्चन के अंदर देख लो, अच्छे से लिखा हुआ है कि पूरे साल इन लोगों के कोई वेयर अबाउट नहीं थे, भागे हुए थे, और सडनली जैसे ही टाइम पीरियड लैप्स हुआ, साल भी खत्म हुआ हमारा, टाइम पीरियड तो लैप्स हो गया जब ये पूरे साल गायब रहे थे, और जैसे ही
31 मार्च आ गई, इनको पता लगा कि हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर दी होगी, इनके नाम से कैंसिल कर दिया होगा इसको, तो ये सडन प्रकट हो गए दोनों, है ना, दोनों प्रकट हो गए। कब? एक 10 अप्रैल को प्रकट हुआ और एक 30 अप्रैल को प्रकट हुआ। हमने कहा भैया आप 10 अप्रैल को प्रकट हुए हो चाहे 30 अप्रैल को प्रकट हुए हो, अब तो ईयर एंड हो गया, ईयर एंड हो गया 31 मार्च को, तो हमने सिचुएशन 1 के हिसाब से ये एंट्री कर दी। क्या एंट्री कर देंगे? एक तो हम कैंसिल कर देंगे, देखो जर्नल एंट्री नहीं लिखी मैंने अभी तक, सिर्फ सॉल्यूशन लिखा है कि एक तो मैं कैंसिल कर दूंगा अपनी सेल को और साथ में इसको क्लोजिंग स्टॉक की तरह रिकॉर्ड कर दूंगा। फिर जैसे ही कोई आया 10/4 को कहता है कि ना मेरे को ये गुड्स रिटर्न करनी है, मैंने कहा अब तू क्या रिटर्न कर रहा है, हमने तो इसको पहले ही रिटर्न मान लिया, तो देखो नो एंट्री। जिसने एक्सेप्ट की, मैंने कहा हाँ तू एक्सेप्ट कर रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तू एक्सेप्ट कर ले। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? नई सेल बनानी पड़ेगी, इसको सेल की तरह रिकॉर्ड करना होगा। चैट में क्या बोल रहे हैं लोग, आओ सुन लो। क्या बोल रहे हो ये तुम लोग? सर क्लास कब खत्म होगी? दूसरा कह रहा है 10 बजे, तीसरा कह रहा है शायद सुबह तक चलेगी, होपफुली। नालायक को इतना मारूंगा ना आकर के, इतना मारूंगा ना वहां आकर के। हाँ जी, सेल को कैंसिल करने की एंट्री क्या होती है? जल्दी बता दो फटाफट से। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। कितने रुपए से? बोलो जल्दी। इनवॉइस प्राइस सर 7,000 रुपए से। और यहाँ पे ये क्या एंट्री हो जाएगी? इन्वेंट्री with customers विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अब इसका अमाउंट निकाल सकते हो आप प्रॉफिट को माइनस करके। 25% है। हाँ 25% है, इसका अमाउंट आ जाता है 5600 कॉस्ट प्राइस। आप निकाल लो इसको। नो एंट्री का मतलब तो नो एंट्री ही होता है, कुछ नहीं एंट्री होगी। और यहाँ पे हम सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट टू सेल्स, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और कितने रुपए से? सर 4,000 रुपए से। ठीक है जी। यस सर। चलिए अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय। सर